गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे सजेशंस के एक लव से, एक टर्म से जो कि हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं। मैं आपसे मांगता हूं सजेशंस। कभी कभी ऐसे होता है कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी प्रोफेशनल सेटअप में कहा जाता है कि सजेशंस दें। ओके। सो व्हाट डू यू थिंक सबीन, जब सजेशंस मांगी जाती हैं तो सजेशंस का कितना रोल होता है चीजों को इंप्रूव करने से मुताल्लिक? अगर इम्प्लीमेंटेशन हो उन सजेशंस पे तो फिर तो रोल होता है नहीं, obviously। पहले तो सजेशंस आएंगी ना। नहीं, ये बात कर रहे हो ना कि आप कह रहे हैं ना रोल कितना होता हाँ। है, तो वो ऑब्वियसली अगर इम्प्लीमेंट होंगी वो सजेशंस तो ऑब्वियसली उनका एक अच्छा रोल होगा। अच्छा, ओके। और नहीं, मैं अगर वो पॉइंट इज कि वो पहले इम्प्लीमेंटेशन सजेशंस वैल्यूएबल आए तो सही ना। हाँ, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऐसी सजेशन होनी चाहिए जो इम्प्लीमेंट भी हो सकती है। ऐसे ही है। Very ये true। मैंने बात इसलिए की सबीन की, दी अदर डे हुआ है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था। मेरा बेटा जहाँ से समर कैंप में जा रहा है तो वहाँ उन्होंने कहा कि हम 2 घंटे के लिए इस ग्रुप को ओपन करेंगे फॉर सजेशंस। ओके। सो आई वाज लाइक दैट्स वेरी नाइस, चले देखते हैं क्या सजेशंस आती हैं इसमें। तो जब वो ग्रुप ओपन हुआ और उसमें पेरेंट्स की तरफ से सजेशंस आना शुरू हुई तो उसमें वो सजेशंस आई कि मुझे ना थोड़ा सा अजीब भी लगा। एंड देन मैंने वहाँ लिखा भी, मैंने कहा कि एक तो एक समर कैंप बहुत अच्छा है, बड़ा प्लान्ड है। और चूंकि जब हमने समर कैंप में एनरोल करवाया था तो हमें मालूम था कि अच्छा इस समर कैंप में क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर स्विमिंग होती है या हॉर्स राइडिंग होती है या बहुत से और उसमें चीज़ें चल रही होती हैं। सो हमें पता था कि क्या होना है। हमने वो देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, बच्चे से पूछ के उसमें एनरोल करवाया। हमें मालूम है शेड्यूल क्या होगा, हमें मालूम है टाइमिंग क्या होगी। तो ये हमारा कॉन्सेंट था या कॉन्सेंट है कि हमने क्या करना है। उसमें अगर आगे से ये सजेशंस आ जाएं, आप इसमें फलानी चीज़ ऐड कर दें, अब आप इसमें ये भी ऐड कर दें, अब 2 घंटे में क्या कर दें, मतलब लैंपियन बना दें बच्चे को। पेरेंट्स ये उसमें राय दे रहे थे, जी हमारे बच्चे को 4 दिन हो गए स्विमिंग नहीं। 4 दिन में कौन स्विमिंग सीखता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। योर किड कांट बी एन ओलंपियन इन 4 डेज, जिसमें आपने डिवाइड किया हुआ टाइम 30 मिनट्स। तो ये पेरेंट्स से मैं जरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे किसी भी फोरम पे आपसे डिस्कशन की जाती है या सजेशंस मांगी जाती हैं, पहले तो प्रोसेस को ट्रस्ट किया करें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं वो ठीक नहीं है तो फाइंड अनदर ऑप्शन जहां पे आपको लगता है कि जो आपके बच्चे के लिए ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि आपके बच्चे ने सिर्फ हॉर्स राइडिंग करनी है तो फिर उसे हॉर्स राइडिंग क्लब में एनरोल करवाएं। अगर आप चाहते हैं वो सिर्फ स्विमिंग करे तो फिर स्विमिंग पूल लेकर जाएं सिर्फ, फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन जो ये डेजिग्नेटेड किस्म के टाइम के साथ कोई प्लान चल रहा होता है तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हर बच्चे के हिसाब से वो प्लान नया डिजाइन करेंगे। एक प्लान होता है, स्टैंडर्ड प्लान है जो कि ऑब्वियसली आपको फॉलो करना होता है। एब्सोल्युटली। चले, ये ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी एक नहीं, ओलंपियन तो नहीं बनेगा ना 4 दिन में नहीं, कोई। आपको बात बताती हूँ, वो बात ठीक है आपकी, बट मैं कहती हूँ पेरेंट्स को हमें मार्जिन इस लिहाज से देना चाहिए कि बहुत सारे जगहों पर उनके पास उस तरह से एक्सपोजर नहीं होता। अपने बच्चों को एक्सपोजर दिला रहे होते हैं बट समहाउ उन्हें बाज़ोकात ये समझ नहीं आ रही होती कि क्या चीज़ कितनी। अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्विमिंग के लिए भेज रहे हैं तो उनको नहीं पता कि एक स्टैंडर्ड टाइम स्विमिंग का क्या है। सो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छा यार हमने इतने पैसे दिए हैं तो 3-4 दिन में हमारे बच्चे को स्विमिंग। तो देन मुझे ये लगता है पर्सनली कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो कि बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हो। सिंस जब आप इतना चार्ज करते हैं बच्चों से किसी भी चीज़ का तो ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो जो क्यूरीज होती हैं पेरेंट्स की उनको भी आप सेटिस्फाई करें इन एनी वे। सो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर देती हूँ। हाँ, ये वाली चीज़ ज़रूर होती है कि डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं आना चाहिए कहीं पे, ये इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आप वॉयलेंस, क्योंकि हमने अक्सर ऐसे देखे लड़ाई झगड़े और कि ये नहीं हुआ, बदतमीजियां शुरू हो जाती हैं, वो तो ऑब्वियसली वो अनएक्सेप्टेबल है। बट स्टिल मुझे ये लगता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक अपनी 1 या 2 लोग रखने चाहिए जो कि पब्लिक एक जो डील कर रहे हो। अच्छा, मुझे इसमें एक लॉन्ग टर्म हाँ, अगर ऐसा कोई समर प्लान या समर कैंप का प्लान है कि जिसमें आपने स्पेसिफिकली किसी को एनरोल करवाया कि मैं हॉर्स राइडिंग में या स्विमिंग में या ताइक्वांडो में या फुटबॉल में किसी भी एक स्पेसिफिक उसमें लेकर जा रहा हूँ, तो फिर तो मेक सेंस कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यू डेज बच्चे में इंप्रूवमेंट आएगी। हाँ। लेकिन जहाँ पे एक बड़ा समर कैंप होता है जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, जिसमें आपने डिवाइड किया होता है, ग्रुप्स बनाए होते हैं और हर ग्रुप के हिसाब से आप चल रहे होते हैं, वहाँ पर ये मुमकिन नहीं है कि आप 4 दिन। सॉरी, जुमा मुबारक के मैसेज नहीं, वो तो नहीं आया अभी तक मैसेज। मुबारक क्योंकि अक्सर देखिए लोगों के अंदर ना सेंस नहीं होती है कि वो जो कि होनी चाहिए, कि आपको नहीं पता कि आपने कब बात किस तरीके से किस ग्रुप में करनी है। ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ प्रोफेशनल होती हैं, आप उसको एक अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। सो एनी हाउ, इसमें एक चीज़ और भी है सलीम, उसमें हुआ है कि जब सजेशंस मांगी गई तो सब पेरेंट्स की तरफ से, मैक्सिमम पेरेंट्स की तरफ से ये आना शुरू हो गया
कि जी पिक्चर्स नहीं आती बच्चों की, पिक्चर्स नहीं आती, हमारे बच्चे की तो पिक्चर ही नहीं आई, कल भी नहीं आई थी, परसों भी नहीं आई थी, वो हॉर्स राइडिंग की तो आई ही नहीं। तो मुझे ना वो जवाब बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि इट्स ओके, आप सारे डिसाइड कर लें, सारे पेरेंट्स मिलके कि समर कैंप करवाना है या पिक्चर्स चाहिए। इफ़ यू वांट पिक्चर्स तो फिर हम ऐसा करते हैं, ट्रेनिंग छोड़ देते हैं और सबके हम पिक्चर्स बना के आपको भेज दिया करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि प्लीज आपने फोटोशूट के लिए नहीं भेजा बच्चे को, ठीक है, यू वांट सम मेमोरीज, वो मिल जाएंगी आपको, पूरा महीने का समर कैंप होता है, आहिस्ता आहिस्ता मिल जाती हैं। वो जो ट्रेनिंग है वो मिस हो जाती है, तो प्लीज लेट दोस ट्रेनर्स टू फोकस ऑन योर किड्स फॉर देयर ट्रेनिंग, नॉट फॉर द पिक्चर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर चीज जाहिर है सोशल मीडिया और उसके लिए नहीं भी होती है, नहीं भी बहुत होती, important बच्चों को हमने उसके लिए थोड़ी भेजा है। हाँ, इसलिए थोड़ी होता है। एनी हाउ, ऑब्वियसली इसमें पेरेंट्स की अपनी राय होगी। सबीन बहुत सारी आज चीज़ों से पेरेंट्स सब बिल्कुल खड़ी है, उसने कहा पेरेंट्स नहीं, मैं ये नहीं कहती श्वेत, क्योंकि मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है जो कि प्रोसेस समझते नहीं है। हाँ, ये हो समझना चाहिए। आप मैं हम जैसे और लोग, उनके पास एक्सपोजर है चीजों का ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा मार्जिन देती हूँ इस चीज पे। अगर मेरी अम्मी को लेट्स सपोज उनके पास एक्सपोजर नहीं था जो मेरे पास था, तो मेरी अम्मी अक्सर वो सवाल कर देंगी वहां पे जो कि शायद उन्हें नहीं पता कि शायद सेंस बना रहा है, मेरी अम्मी खुद ये करेंगी कि पिक्चर चाहिए। तो ये बात ना, आप और मैं वी आर प्रिविलेज्ड, और उन्हीं लोगों की वजह से प्रिविलेज्ड है जिनको आज हम ये बात करते हैं कि नहीं, उन्हें समझ नहीं। हम ये नहीं समझते, हम ये कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश ये होती है कि अच्छा उन्हें पिक्चर्स चाहिए होती है, उनको होता है कि हम जरा देखें क्या चल रहा है। लेकिन इसमें देखिए, हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने कहीं भी अपने बच्चे को एनरोल करना है कुछ, तो खुद भी समझ बूझ चीज़ों की हासिल करें। लर्निंग की कोई एज नहीं होती कि इस स्टेज पे आके आप चीज़ें नहीं सीख सकते। किस तरह से आप बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ योर किड एज वेल, कि आपने अपने बच्चे के लिए आगे कम्युनिकेट करना है, चाहे वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, चाहे वो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो। सो आपको भी इनरोल होना चाहिए इस तरह की कुछ चीज़ों, या फिर अब तो इंटरनेट का दौर है, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं कि इस दौर के हिसाब से, इस सेटअप के लिहाज से आप कैसे चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, एक बेहतर कम्युनिकेशन, प्रोफेशनली आप चीज़ों को कैसे परस्यू कर सकते हैं। सो आई थिंक वो लर्निंग की अक्सर जो ये भी एक बड़ा मसला ना, कि हमारे जो बड़े हैं ना, वो ये सोचते हैं कि शायद हमारी जो उम्र गुजर गई, अब हम क्या सीख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए सीखना भी, और सीख भी रहे हैं। देखो अब हम सब देखते हैं अपने बड़ों को, जैसे स्मार्टफोन आए, उन्होंने सीखा, उन्होंने व्हाट्सएप सीखा, उन्होंने इंस्टाग्राम सीखा, उन्होंने फेसबुक सीखा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अब हम सबके पेरेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आ गए। टाइम ज़रूर लगा, बट उन्होंने सीखा, समझा, और उसमें वो ज़ाहिर है आगे बढ़े भी हैं। तो दैट्स वेरी राइट कि जब आपको एक समझाने वाला कोई बंदा आसपास मिलता है, आप समझ भी जाते हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, मी एज अ किड एंड यू एज अ किड, कि हम भी अपने बड़ों के साथ जब इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो इन ऐप्स को, जो नई ऐप्स है, इवन चूंकि अब जरा एआई का दौर है, अभी भी अक्सर ऐसा होता है ना, हमारी माँ या वालिद या इस तरह तो समझ नहीं आती क्या सही है, क्या एआई है या रियल है, तो बताना पड़ता है कि नो इट्स नॉट रियल, इट्स एआई। इस तरह कुछ क्लिक बेट होती हैं चीजें। उस दिन ना मम्मी मेरी पता नहीं कह रही है वो, तो पता है रोनाल्डो ने इस्लाम कबूल कर लिया ना, वो मतलब इस तरह की चीजें कुछ आती रहती है ना, कि फलाने ने ये कर दिया, और तो पता है फलाने की शादी होगी है किसी के साथ, और इस तरह की बातें आ रही होती हैं। बट देन अगेन वो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमें इस बारे में बात भी करनी चाहिए कि कैसे मीडिया लिटरेसी के पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छी हमारी जो है ना वो डिस्कशन हो सकती है। तो आगे जब बात करेंगे, और ये जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ज़ाहिर है वो सेगमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि क्या चीज़ ठीक होती है, कैसे आप पता लगा सकते हैं, ऐसी कौन सी साइट्स हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब तो चेक हो जाता है ना, एआई डिटेक्टर है, तो उसमें आपको पता चल जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आप गुमराह ना हो। बिल्कुल। आप तो ये भी है सबीन के, वो जितनी ऐप्स हैं उसमें अगर आप अपलोड ऐसा कुछ कंटेंट कर रहे हैं एआई जनरेटेड, तो एआई इन्फो या एआई का कुछ लिखा आ जाता है, तो आपको अंदाजा भी हो जाता है। तो ज़रा चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। एनीवेज, बातें अगेन हमारी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे। मुझे पता था। क्या करूं, इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर, नए शहर में सेट करूं?
तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या कर रहे हो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. जमाना बदल रहा है। पहले बड़े पढ़ाते थे बच्चों को और अब बच्चे जानते हैं बड़ों से ज्यादा, लेकिन कैसे? So are you guys excited to meet our छोटे एक्सपर्ट? जानने के लिए देखें हमारा नया गेम शो, खेल नहीं बच्चों का। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी लाती। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैंने जो देगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. वाह, वाओ। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आप तो खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ है। जो राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। हम अक्सर ये करते हैं कि हम कहते हैं जी एआई है, अब हर चीज़ जो है वो एआई ने संभाल ली है। अब ऑफिसेज में भी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जी लोग भी रिप्लेस हो रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। लेकिन क्या लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो उसमें भी एआई का ही ज़्यादा अमल दखल रहेगा? बिकॉज देखिए जब एम्प्लॉयज़ को संभालना होता है, लोगों को समझाना होता है, पूरी टीम को लेकर चलना होता है, तो उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली, दिस इज इम्पोर्टेंट। वेरी किसी इंपॉर्टेंट को समझें कि अच्छा उसके डायनामिक्स को समझते हुए आप उससे बात कर रहे होते हैं, कनेक्ट करते हैं, बिकॉज हर एम्प्लॉय का सिनेरियो डिफरेंट होता है। हाँ, सो ऑब्वियसली तो ज़रा इस हवाले से बात करते हैं कि वो बिजनेसेस कामयाब रहेंगे, वो लोग कामयाब रहेंगे जो कि एआई को ज़्यादा समझते हैं, एआई के थ्रू अपना काम कर रहे होते हैं, या फिर
इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, या इन दोनों को मिलाकर चलना वो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, है? मिलाकर चलना क्या वाकई एक पॉसिबल सोल्यूशन है? क्योंकि मैं, एक दोस्त है मेरा सबीन, तो द अदर डे, यानी आई थिंक कोई 3 हफ्ते बाद शायद मैंने उसको मैसेज किया होगा, नहीं मैं गैप बता रहा हूँ कि उस गैप में क्या क्या चेंज हो गया। सो मैंने उसे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो आगे से AI का जवाब आया। रियली? फिर मैंने दोबारा मैसेज किया, अच्छा मैंने कहा चलो फाइन, मैं भी फ्री बैठा हूँ, बात करता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि अच्छा ये जो AI है ये उसको कितना समझते हुए मुझसे बात करे। सो उसने ना मुझसे बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच के साथ बात करना शुरू कर दी। अब देखो दोस्त दोस्त होता है, और अगर आप क्लाइंट के तौर पे बात करें तो और होता है, आप पता चल जाता है। नहीं, वो उससे पहले जो पहला मैसेज था वो बता रहा था कि मैं AI जनरेटेड हूँ, ये तो फॉर श्योर सामने आ जाता है। बट वो जो इंटरेक्शन है उसके बाद मैंने उससे फेसबुक पे जाके मैसेज किया, मैंने कहा बंदे का पुत्र बन, खुद रिप्लाई कर। तो ये कुछ लोग अब ये भी करना शुरू हो गए। आज इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं, जैसा सभी ने आपने कहा ना कि कौन कामयाब होगा, कौन सा बिजनेस कामयाब होगा, AI को ज्यादा इंकॉर्पोरेट करने वाला या कि इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ने वाला। सो वी हैव विद अस अ वेरी रेलेवेंट गेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, डॉक्टर हुमैरा मुमताज। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर ओपिनियन? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी। AI एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट्स योर ओपिनियन? कौन सा बिजनेस या कौन से लोग कामयाब हो रहे हैं या होंगे जो ज़्यादा AI को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ ही चल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट टू दैट करंट जो सिचुएशन है। पहले तो हमें ये समझना है ना कि AI है क्या, और हम इसको मिक्सअप क्यों कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे आपको पता है, इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन कैपेबिलिटी, कि इंसान के अंदर जो भी कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ उसकी थिंकिंग है या उसके इमोशंस हैं या जो उसके पैटर्न्स हैं, वो सब इमोशनल इंटेलिजेंस में आते हैं। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इट्स लाइक अ टूल। आप इसको एक सिस्टम ले लें, आप इसको एक टूल ले लें जो कि ह्यूमन यूज़ करता है टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। सो आप अगर इसको दोनों को डिफरेंस के उस पर्सपेक्टिव से देखते तो आई थिंक सो इनको दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिकॉज एक कंपैटिबिलिटी नहीं है इसकी। तो हमें जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को डेफिनेटली, क्योंकि जितने भी बिजनेसेस के सक्सेस हैं, आप सोचें 75 to 90% जो सक्सेस ऑफ द बिजनेस है, इट डिपेंड्स अपॉन द इमोशनल इंटेलिजेंस। और 20% जो है हम शुरू में जो कहते थे इंटेलिजेंस IQ जिसे कहते थे, उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू नो दैट AI की इंट्रोडक्शन से अब वो हर चीज़ जो है इसको एज अ टूल के तौर पर हम इसको फैसिलिटेट करते हैं किसी भी काम को। सो आपको ये माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम इसको एज अ टूल, एज अ सिस्टम वी शुड यूज दिस इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग अप विद आवर इमोशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग डिफरेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस इज रेलेवेंट टू दैट कि आपने किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल, अपनी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सोशल अवेयरनेस क्या है आपकी, फिर आप इन सब चीज़ों को लेकर किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं और अपने काम में और अपने बिजनेसेस में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टीम वर्किंग, इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो AI को हम एज ए टूल के तौर पर यूज़ करेंगे टू फैसिलिटेट, क्योंकि AI के पीछे भी तो आप सोचें ना, हैंड किसका होता है? ह्यूमन का होता है। प्रॉम्प्ट जो होते हैं वो कौन दे रहा होता है? ह्यूमन दे रहे होते हैं। इसमें इमोशंस नहीं होते। इमोशंस नहीं होते, लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो इंसान की ही इस्तेमाल हो रही होती है, क्योंकि आप AI को जो भी प्रॉम्प्ट देंगे वो उसी तरह का आंसर देगा, वो अपने इमोशंस के साथ आपको आंसर नहीं देगा। जिस तरह आपने शुरू किया तो आपने बताया कि मैंने अपने दोस्त को जब मैसेज किया तो उसने AI ने मुझे जवाब दिया। आपको पता है ये दिस इज कॉल्ड एज एन AI एजेंट। मुझे वैसे बुरा लगा था जी ऑनेस्टली, मैं तो क्योंकि व्हाट्सएप में ना स्पेशली इंटीग्रेट कर दिए आप, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं होता, इतने मैसेजेस होते हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपने सेल्फ मैनेजमेंट के लिए कि कुछ ऐसे जो होते हैं बिजनेसेस या कांटेक्ट होते हैं, उनको आप AI मोड पे लगा दें ताकि उससे आपका टाइम सेफ हो जाए। अच्छा, उसमें भी देखें ना फर्क है ना कि आप का बिजनेस फिर एक नंबर अलग होना चाहिए जिसमें बिजनेस के लोग, फिर आप उसमें ये ऑटो जनरेटेड मैसेज आ जाए तो कोई मसला नहीं होता। बट देखिए वही वाली बात है ना, जैसे शोएब ने मैसेज किया, इनको बुरा लगा, और बहुत सारे उनके पर्सनल कांटेक्ट होंगे, अब वो मैसेज सब लोगों को तो सेम नहीं जाना चाहिए ना। बिल्कुल। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसकी डिफरेंट सेटिंग्स होती है ना, यही तो बात है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो हर चीज में AI मोड ऑन कर देते हैं। हाँ, ये आपकी ये बात बड़ी मुनासिब है कि देखें अगर उसमें जैसा सबीन ने कहा ना, बिजनेस अकाउंट अलग हो या फॉर दैट मैटर आपका एक ही व्हाट्सएप नंबर और आपने कुछ जो कॉन्टेक्ट्स आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं, यानी फैमिली है, फ्रेंड्स है, उसको आप वो ना मैसेज भेजें,
अदरवाइज कोई नया मैसेज आया है तो ज़ाहिर है आप चाहते हैं कि उसको फौरन से जवाब जाए और उसको पता है आप किस अंदाज से काम करते हैं। फिर वो अगर सवाल करे कि हाउ मे आई हेल्प यू, तो फिर आप गाइड करते हैं, वो तो समझ आती है। लेकिन वो एक मैसेज हर किसी को जाना, तो उसमें ऑब्वियसली उससे आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं, वो डिपेंड करता है ना कि आपको, वही वाली बात है ना, एआई को इंसान देखता तो है कि ट्रेंड क्या है, लेकिन उसको बेसिकली समझने की कोशिश नहीं करता कि उसकी सेटिंग कैसी होनी चाहिए। देखें, दिस इज अगेन, मैं कहूँगा ये बहुत पुरानी ज़्यादा चीज़ नहीं हुई है। अभी देखें, जिस तरह आपने खुद कहा कि आहिस्ता आहिस्ता भी अभी चैट बॉट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आना शुरू हो गया, बिजनेसेस में भी आ रहा है, अब पर्सनलाइज्ड बॉट्स भी आ रहे हैं, तो वो आपको समझ रहे हैं आहिस्ता। तो आई थिंक चीज़ें इवॉल्व होंगी, तो ये भी मुमकिन है कि जब मैसेज आए तो आपको पता ही ना चले कि इज इट एआई और इज इट द रियल वन। अच्छा, प्रोफेशनली तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप इतने मैसेजेस को कैटर नहीं कर सकते, और आप इंस्टाग्राम पे भी अब देखते हैं। अच्छा, उस दिन मैं देख रही थी कि एक मतलब अब जो नई नई सेटिंग्स आ गई हैं अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, मुझे इसका आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। बड़ी जानी मानी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ना कुछ अपनी एक मेकअप ट्यूटोरियल वो पोस्ट वो करती है, और उसके बाद ये होता है कि उसमें वो लिख देती हैं कि आप कमेंट करें लिंक, तो वो जितने प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए उन सब आपको लिंक मिल जाएंगे, इनबॉक्स कर दूँगी मैं जो भी है। तो अब वो आप सिर्फ वहाँ जाके लिंक, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो मुझे वो चाहिए था, तो मैंने कमेंट कर दिया लिंक, मैंने लिंक किया, तो उस मतलब विद इन सेकेंड जो है मेरे मैसेज का रिप्लाई भी मुझे आ गया कि हमने आपको इनबॉक्स कर दिया एंड ऑल दैट। और मैंने इनबॉक्स खोला तो उन्हीं के अकाउंट से मुझे वो मैसेज पूरा जो लिंक उन्होंने बनाया हुआ था, लाइक उनके 3 बिजनेसेस थे प्रोबेबली जिनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ था या जो भी था, सो वो तीनों मेरे पास इनबॉक्स में आ गए, और वो एक क्लिक पे मुझे उस वेबसाइट पे ले गया, उन प्रोडक्ट्स पे ले गया। तो अब ये देखें ये कितनी एक फैसिलिटेट कर दिया आपके काम की एफिशिएंसी, और आपकी अब वो बढ़ गई है। मिलियंस जो उनके फॉलोअर्स थे, ऑब्वियसली आई वाज वन ऑफ देम, और वो इतने कोई मतलब सैकड़ों में कमेंट्स थे, लेकिन वो सबको मैसेज गया है। हर एक को आंसर देना इतना आसान नहीं होता है ना, बल्कि कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। बिजनेसेस में कितने डिले, डिसीजंस में कितने डिले होती हैं, इसीलिए होती हैं क्योंकि हर एक को आप आंसर नहीं कर सकते। स्पेशली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप अपने जो रिस्पॉन्ड हैं या अपने क्लाइंट्स की जो डीलिंग या कस्टमर रिलेशनशिप जो है उसको आप एआई उस मोड पे करें। आजकल तो बहुत इजी हो गया थ्रू सोशल मीडिया। पहले तो हम एक एक चीज़ को आंसर कर रहे होते थे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे, लेकिन आजकल तो मैंने देखा है कि विद इन फ्यू मंथ्स आई थिंक सो इतना तेज़ी से आपकी चीज़ें मूव फॉरवर्ड करती हैं, और आपके लिए, आपको अपने लिए या फिर दूसरी और चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि हर चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। आपको पता है एआई के यूज़ करने के भी यही होता है कि हम लोग कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को मैं बीच में बार बार इसलिए लाती हूँ क्योंकि हम किसी को, अगर फॉर एग्जांपल आप जिस तरह से कह रही हैं कि मैं किसी को मैसेज करके कुछ क्यूरी या किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड अगर मैं कुछ पूछती हूँ, तो समटाइम्स अगर आपको एआई मोड पे ना हो और उस बंदे के पास टाइम ना हो, तो आपको बड़ा वो इमोशनली सैड फील करते हो कि ये इतने जो है एरोगेंट है, या इनको तमीज़ नहीं है कस्टमर से बात करने की, या इनके पास टाइम नहीं है, तो ये बिज़नेस क्यों करते हैं। सो मैनी थिंग्स आर कमिंग इन योर माइंड इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। आप सैड फील करने लगते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं। देखिए उन सब चीज़ों को कम करने के लिए हमने इंटीग्रेट किया एआई को, और वो सारी हमारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो गई। जिस तरह से आपने बताया, मेरे लिए बड़ा इजी हो गया उन सब चीज़ों को अप्रोच करना। तो मेरा ख्याल में आजकल के दौर में स्पेशली किसी भी बिजनेस में या लीडरशिप पोजीशन में वी हैव टू कीप जस्ट लाइक अ टूल विद अस एआई एंड मूव आवर स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। एब्सोल्युटली। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और एआई की इनकॉर्पोरेशन हो रही है इन डिफरेंट फील्ड्स, क्या ये भी मुमकिन है कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा वेंचर जिसका हेड कोई एआई जनरेटेड एआई बॉट हो? देखिए ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखिए ये चीज़ जो एआई वाली चीज़ है वो इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1950 से इन टर्म्स ऑफ मशीन्स। आप देख सकते हैं रोबोट्स, मशीन्स एंड ऑल दीस थिंग। अब तो जितने डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जिस तरह हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, आप देखें वर्चुअल एंड ऑनलाइन लर्निंग है, इट्स ऑल अबाउट द एआई। वहाँ पे आप देख लें जितने भी वीडियोस जो हैं या इमेजेस हैं, it's all that they are converted into that AI robotics. So it's, I think so the future is changing and the trend is also with it, but we have to keep it in our mind that emotional intelligence should be there. क्योंकि एक AI गवर्नेंस की भी बात होती है ना कि हम वो चीज़ को कैसे सेफली जो है वो यूज़ कर रहे हैं। हमारे स्पेशली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक सो वी शुड वर्क ऑन दैट पॉलिसीज़
कि हमने अगर ये सब चीज़ें यूज़ करनी है कि किन पॉलिसीज़ के तहत रह के अंडर रह के उन चीज़ों को रेगुलेट करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। पाकिस्तान में बेसिकली बहुत कम बात हो रही है इस चीज़ के बारे में। देखें सर्टेन कम्युनिटी में शायद बात हो रही है, लेकिन लार्जर स्केल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एक्सेप्टेंस भी उस तरीके से नहीं है। अभी भी हम एआई को अगर यूज कर रहे हैं तो अच्छा छोटा सा ये प्रॉम्प्ट दे के हमारा वो कैप्शन ठीक कर दो, या हमारी ये पिक्चर ठीक कर दो, अच्छा हमें बड़ा छोटा कर दो, आपको पता है बुरा प्यारा कर दो। अभी भी हम सिर्फ 1% ऑफ एआई के प्रॉम्प्ट लेस देन 1%, एब्सोल्युटली सिर्फ 1%। कैन यू बिलीव 90% ऑफ एआई जो प्रॉम्प्ट्स हैं हम यूज ही नहीं कर रहे, इफेक्टिवली उसको यूज नहीं कर रहे। देखिए कहीं सो वी शुड लर्न कि हम कैसे यूज करना चाहिए हमें उनको। ऐसे ही देखिए प्रॉम्प्ट्स सिखाए भी तो नहीं जा रहे कहीं पे, मतलब मेरे इल्म में नहीं है कहीं पे प्रॉपर्ली इसके हवाले से कोई ट्रेनिंग दी जा रही हो कि अच्छा प्रॉम्प्ट्स कैसे आपने देने हैं। हम प्रॉम्प्ट्स किसी के दिया हुआ प्रॉम्प्ट कॉपी करके कर लेते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। नहीं, आपको मैं बड़े उस पे ट्रेनिंग देना बहुत बड़ी बात है। आज तो देखिए आप कोई एप्लीकेशन, कोई ईमेल तक अगर आप ऐसी अब जनरेट करके भेजते हैं तो अक्सर तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते कि ये क्या जी चैट जीपीटी से लिख के भेज दिया। प्रॉम्प्ट हमने दिया है, थॉट्स हमारी हैं, उसने अलाइन करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है। जितने में एक ईमेल कोई लिख रहा होता वो उतने में 4-5 ईमेल्स जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा ले। तो ये आजकल तो देखो रिसर्च में कितना इसका फायदा हो गया कि लिटरेचर रिव्यूज में बहुत टाइम लगता था, अब एआई ने थोड़ा सा आसान किया। बल्कि चूंकि देखिए आपने पीएचडी माशाल्लाह की, तो थोड़ा सा बताएं जो लिटरेचर रिव्यू में एआई का इस्तेमाल है। हम थोड़ा मौजूद से हट रहे हैं बट स्टिल आपकी मैं इस पे राय लेना चाहता हूँ कि बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने पीएचडी की तरफ पढ़ना होता है। लिटरेचर रिव्यू के लिए एआई का यूज, क्या एक्सेप्टेंस है इसकी? बिल्कुल एक्सेप्टेंस है। आपको पता है बड़े बड़े जो रिसर्च जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने अब चैट जीपीटी और जितने भी ए मॉड्यूल्स को एज अ वो कहते हैं ना को ऑथर के तौर पर ना इंट्रोड्यूस किया है। सो इट्स लीगल टू यूज़ दैट। दे आर सेपरेट एआई प्लेटफॉर्म जिसमें आप जाके आप लिटरेचर रिव्यू के ऊपर काम कर सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, the man behind the AI is really important. For example, कोई भी टॉपिक है जिससे रेलेवेंट आपने कोई रिसर्च करनी है या पूरा उसका लिटरेचर जो है फाइंड आउट करना है, इट्स you have to decide from which year to that year. It's not the AI who is going to tell you this thing. ठीक है, सो हमें खुद से इंटेलिजेंटली चीज़ों को प्रॉम्प्ट के तौर पर लिस्ट आउट करना चाहिए और उसके मुताबिक जो है ना हमें इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। स्पेशली अगर लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप सोचें वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आर्ट एंड द आर्टिस्ट हमारा सेगमेंट, और आज एक ऐसी आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका काम बेहतरीन है। और इस वक्त हम देख कर ये टेबल तो आपको नजर आ कुछ जो एडिशन होती है ना कभी हमारे सेट में, वो गेस्ट की वजह से होती है। आप समझ जाएं कि वो मेहमान ऐसे होते हैं जो रौनक जो है ना हमारे सेट पे ले आते हैं। अच्छा देखिए, एक सोच होनी बहुत ज़रूरी है कि किस सोच के साथ आप क्या काम शुरू करें। कि एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए वो ये कहती हैं, जो 6 साल से उनका काम है, कि वो जो पुराना फर्नीचर है उसको वो रिवैम्प करती हैं। अच्छा जो अब एक होता है ना एक इमोशनल उसकी एक वैल्यू भी होती है कि बाज़ औक़ात हम कहते हैं अच्छा जी एक अम्मी ने बहुत टाइम से एक आर्ट पीस संभाल के रखा हुआ है, और अब बड़ा ट्रेंड है कि लोग कहते हैं कि उन पीसेस को फेंके नहीं ओल्ड फर्नीचर को, बल्कि उसी को जो है वो रिवैम्प करें, उसी को खूबसूरत बनाएं और अपने, और वो इतना खूबसूरत लग रहा होता है, ज़्यादा पायदार होता है, ज़्यादा पायदार होता है। सस्टेनेबल अप्रोच है ना, ये होना बड़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप अपने ही घरों में अपनी डिस्कशंस में देखेंगे फौरन से ना एक जुमला कहीं से आता है, लेट्स चेंज द फर्नीचर। एक तो ये आती है, दूसरा आता है कि नहीं लेट्स रिवैम्प इट। तो पहले वाला उसमें बड़ा सा लगाएं क्रॉस और सेकंड लगाएं बड़ा सा टिक। ये मेरे लिए भी है। ये आपके लिए तो बहुत ज्यादा है। आपको तो 6 महीने बाद ही कहती है कि मैं चेंज कर लूं फर्नीचर। डोंट डू दैट, ओके। सो अपनी मेहमान की तरफ जाते हैं। मुझे बहुत तंग है इस मामले में, तो अब मुझे लगता है इस सेगमेंट में बड़ा खुश होगा। जी, सबा तैयब ने हमें ज्वाइन किया है, फर्नीचर आर्टिस्ट है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सो ग्रेट टू हैव यू सबा। 6 साल से आप माशाल्लाह काम करें। जो सबीन ने भी कहा ना, जो सोच है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो थोड़ा सा एक शेयर कीजिएगा कि वो जो सोच थी कि अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच होनी चाहिए, सस्टेनेबल अप्रोच होनी चाहिए, सो कैसे स्टार्ट किया फिर उसको? अच्छा 6 साल पहले इसी तरह ना जो पुराना फर्नीचर होता था, हम भी यही सोचते थे कि यार इसको चेंज कर लेते हैं, काफ़ी अरसा हो गया, बहुत सालों से पड़ा है। सो मुझे ये ख्याल है कि देखो लकड़ी भी अच्छी है, उसकी और पायदारी है, तो क्यों ना इसी को रिवैम्प कर लिया जाए, क्यों ना इसी को फिक्स कर लिया जाए। अगर वो कहीं से टूटा हुआ भी है या कोई उसमें कोई इश्यूज हैं, कमी बेशी है, उसी को ठीक करके उसी को रीपेंट करके या फिर रीपॉलिश करके उसको खूबसूरत बनाया जाए। बिल्कुल सही।
और आपने फिर जब स्टार्ट किया तो उसको बिजनेस की तरफ कैसे लेकर आई? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया तो शौकिया ही स्टार्ट किया ठीक था है। कि पुराने हमारे जो घर में नानियों दादियों के जो फर्नीचर पीसेस होते थे या चेयर्स वगैरह होती थी, उसको फिक्स करना, उसको ठीक करना, फिर उसको पेंट करना या पॉलिश करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता गया कि मैं क्या कर रही हूँ। लोग बहुत ज़्यादा वो हैरानी से, स्पेशली कारपेंटर्स और जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, वो देखते थे कि ये मैडम क्या कर रही हैं, ये क्या भारी चीज़ें उठा के कभी इधर लेके जा रही हैं, उधर लेके जा रही हैं, कभी कारपेंटर बनी हुई है, कभी कोई चीज़ आरी पकड़ के काट रही है तो ये क्या हो रहा है। तो बस फिर वो इससे थोड़ा सा जो है ना जो वर्ड है वो बाहर निकला। फिर आसपास के लोगों ने देखा, फिर उन्होंने भी अपने ऑर्डर्स देने शुरू किए। उन्होंने भी स्टोर से पुराना फर्नीचर निकाला, पीसेस निकाले कि लो सबा संभालो, इसको ठीक करके दो। बिल्कुल ऐसे ही किया। अच्छा, मुझे लगता है घर के बड़े बड़े खुश हो गए होंगे इस चीज़ से। बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि जाहिर ही बात है जो फर्नीचर पीसेस हम कबाड़ में फेंकना चाह रहे थे, उसी को जब ठीक किया और उसकी एक खूबसूरत सी शक्ल निकली, तो जाहिर ही बात है एक उसका और ही चार्म था। चलें अब जरा हम प्रोसेस की तरफ आते हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले ये ज्वेलरी बॉक्स है जो आपके पास इस वक्त है यहाँ अच्छा, पे। दिस इज कॉल्ड अ हैट बॉक्स। तो ये जो है ना पुराने ज़मानों में जब बहुत अच्छे वाले हैट्स हुआ करते थे बाहर के मुल्कों में, ऑब्वियसली वो ज़्यादातर वही पहनते थे, लाइक द काउ बॉय हैट्स। एंड वो जो औरतें खूबसूरत से हैट्स पहनती थी, दे हैड रियली गुड वैल्यू, और वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते, तो उनके लिए स्पेशली बॉक्सेस बना करते थे। दोज वर कॉल्ड हैट बॉक्सेस। तो ये बेसिकली पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड वो हैट बॉक्स है, और इसको मैंने लेदर्ड लुक दी है, एक लेदर्ड इफेक्ट दिया है, सो दैट इट डज नॉट लुक लाइक अ वुडन पीस। अच्छा, वो मुझे वाकई लगा ही नहीं कि वुड है, वो उसका टेक्सचर ऐसा लग रहा है, उसका पेंट ऐसा लग रहा है, लेदर लुक आ रही है। जी, तो अब ऑब्वियसली हमारे पास हैट्स तो होते नहीं है, सो यू कैन यूज इट एज अ स्टोरेज बॉक्स। ओके, और यू कैन यूज इट इन योर लाउंज और समवेयर वेयर इट लुक्स ब्यूटीफुल। कि खूबसूरत भी लगेगा, अंदर आप कुछ चीजें रख भी लेंगे। और ये जो है ये किताब नहीं है। नहीं, ये किताब नहीं है। ताल्लुक तुम्हारा कुछ था भी नहीं उससे वैसे। मेरा ताल्लुक वरना यहाँ ना पड़ी होती है। दिस इज रेट्रो इंस्पायर्ड थीम जो है ना बुक बॉक्स है। यू कैन आल्सो कीप इट समवेयर वेयर यू कैन स्टोर योर आइटम्स, या कोई भी चीज़ आप इसमें स्टोर करना चाहें और इसमें आप रखना चाहें। अम्मियों को दिया तो सुई धागा, हाँ, अम्मियों के लिए बनाया तो फिर वो कुछ और ही होगा, सुई धागा हो जाएगा। बट ये बहुत खूबसूरत है, और ये अंदर से भी ना मतलब ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन, और सो इट्स रियली गुड, वेरी नाइस। अच्छा, ये देखिए, ये भी है, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो आपने उससे पेंट किया है, तो ये अंदर बड़ा एक ऐसे लुक है कि जैसे पुराने जमाने में कुछ लिखा था किसी ने, कुछ तहरीर थी जो कि अब आहिस्ता से मिट गई है। हाँ, उस पे तो पढ़ी जा रही है, इसमें तो पढ़ी भी नहीं जा रही ना, वो इतनी मध्यम सी है, बड़ा विंटेज लुक है ये। सो हाउ डिड यू क्रिएट दिस? सो इसका पूरा एक आर्ट वर्क है, एक पूरी नॉलेज बेस है जिसकी अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। ऐसा लगता तो है कि जैसे कि बड़ा ना पुराना सा ख़राब सा काम, इसमें क्या था, इसमें इतना काम होता है ना, विंटेज जो काम होता है वो उसमें ज़रा ज़्यादा महारत चाहिए होती है, स्किल्स ज़्यादा होती हैं, और उसमें ऑब्वियसली उसमें टेक्निक्स ज़्यादा लगती हैं। ओके, अब आ जाते हैं जो सेंटर पे हमारे पास दो पीसेस है, एक तो ट्रे है, राइट जी, एक वॉल हैंगिंग है जी। अब ये दोनों अब वुडन पीस हैं, लेकिन ये बताएं कि ये किस हालत में आपको मिले थे, और अब जिस हालत में इसमें पूरा टाइम प्रोसेस क्या था? अच्छा, ये जो ऊपर वाला पीस है ना, ये तो मुझे जैसे फेंकी हुई हालत में मिला था। ओके। सो मैंने कहा कि क्यों ना इसको ट्रे बना दिया जाए, तो कबाड़ से मैंने ये उठाया था, एंड आई जस्ट इस पे मैंने विंटेज सा काम किया, और इसके ऊपर कुछ ट्रांसफर्स लगाए, हैंड पेंट वर्क किया, और फिर इसको एक विंटेज सा पीस बना दिया, सो दैट वी कैन प्लेस इट वेयर द विंटेज काइंड ऑफ थीम के साथ ये जाए। और नीचे वाला जो है ये ऑब्वियसली हमने MDF की लकड़ी का बनवाया है, और ये है कि वो भी देखें ऐसी लकड़ी होती है ना कि वो जो प्रेस करके सारा जो आपका जो बच जाता है उसको उसे प्रेस करते हैं ना। अच्छा, और फिर वो बड़े अच्छा कटिंग करके, तो फिर यहाँ इसके अंदर मैंने हैंड पेंट किया है, और इसमें डिकोपाज का काम भी वो किया नजर आ रहा है, वो सेंटर में डिकोपाज का। यस जी, सही। अच्छा, ये जो पूरा टाइम लगा, कितने वक्त में एक पीस आप तैयार कर लेते हैं? ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन दैट पीस, उसका साइज, उस पे आपने क्रिएट क्या करना है, बट एवरेज टाइम क्या लगता है? देखिए, जो बेड्स एंड डाइनिंग टेबल्स टाइप जो बिगर पीसेस होते हैं, ऑब्वियसली उसमें 2 वीक्स आपको लग जाते हैं। जो छोटे पीसेस होते हैं इसमें 2 to 3 डेज जरूर लग जाते हैं, डिपेंडिंग कि आपने इसको कितना वाटर प्रूफ बनाना है और क्या इसका क्योरिंग टाइम है और सब कुछ, उसके अकॉर्डिंगली हमने एक चीज़
प्रिपेयर करनी होती, तो ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग चीज़ है। ये सारे वाटरप्रूफ हैं? जी ये सब वाटरप्रूफ हैं। वाओ। अच्छा, कितना अरसा वैसे ओवरऑल मतलब ये चल जाता है? क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना, जैसे ट्रे हो गई, उस तरह से आप पेंट पे बेशक वाटरप्रूफ बनाते हैं, क्योंकि आप उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कहते हैं अच्छा पेंट उतर जाएगा, खराब हो जाएगा, लकड़ी खराब हो जाएगी, तो ये भी होता है। उसको किस तरह से आप लोग ओवरऑल बनाते हैं ऐसे कि वो सस्टेनेबल रहे? देखिए इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, कौन से वाला टॉप कोट लगाना है आपने, और किस क्वालिटी का लगाना है, और कितनी दफ़ा लगाना है, और बीच में कितनी क्योरिंग टाइम आपने लेना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपने एक बस जल्दी से बना दिया, उसको सूखने के लिए बस 2-4 घंटे छोड़े, उसके बाद फिर आपने उस पर टॉप कोट्स लगा दिए, तो ऑब्वियसली वो वाली बात नहीं होती। पहले पेंट करके क्योर करना होता है, और उसके बाद फिर हमने इसको वाटरप्रूफ बनाना होता है। अगर इस ट्रे को हम इस्तेमाल करेंगे और उसमें कुछ गिर गया, हमने धोया है, तो खराब नहीं होगी? देखिए आप धोया है तो आपने उसको क्लीन कर लिया, थोड़ा सा पानी के साथ क्लीन कर लिया, या फिर आपने उसको गीले कपड़े के साथ क्लीन ये ना आप वो स्कॉच ब्राइट मार रहे हो। हाँ जी, वो जो स्टील की जालियां वगैरह वो नहीं मारनी आपने। सही जी। अच्छा मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें ना, वो ज़्यादातर आपको डेकोर के पर्सपेक्टिव से, आप बहुत ज्यादा ऑब्वियसली इस पे खाने रख के तो नहीं खा सकते, इस तरह आप नहीं खाने रख के नहीं खा सकते, बट ऑब्वियसली अगर आपने इस चीज़ पे जैसे कोई फॉर एग्जांपल इसको एज ए प्लेटर यूज कर लिया, इस पे कोई खाने की चीज़ पेस्ट्रीज वगैरह रख ली, उसके बाद लेटर ऑन वाइप ऑफ कर दिया, तो इट्स ओके। अच्छा, देखिए विंटेज का काफ़ी ज़्यादा हमने ओवरऑल घर के अंदर भी हम देखें ना, लोग अब बड़ा इंस्पायर होते हैं। पहले होता था मॉडर्न, अभी भी देखें मॉडर्न फर्नीचर ये सब चलता है, लेकिन कुछ हर कोई कहते हैं विंटेज पीसेस हमारे घर में हो ना। कितना लोग आपको कांटेक्ट करते हैं? आप खुद, कुछ तो ये है कि आप खुद से भी देखती हैं ना, आप उसको क्रिएट कर रही होती हैं, बट लोग अब कितना कांटेक्ट करते हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं? अच्छा, लोग अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी कांटेक्ट करते हैं। ज़्यादातर वो कहते हैं कि हमारे पुराने फर्नीचर पीसेस को रीवैम्प कर दें, तो वो मैं अपने स्टूडियो में रीवैम्प करती हूँ। बहुत सारे लोग उसी को फर्नीचर को कहते हैं विंटेज बना दें, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल ही स्मूथ लुकिंग होना चाहिए, तो उसके लिए फिर और टेक्निक्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल विंटेज का काम चल रहा है, तो मोस्टली पीपल लाइक विंटेज। और विंटेज में ज़्यादा मेहनत भी है, ज़्यादा टाइम मेहनत टेकिंग बहुत है, बहुत टाइम टेकिंग है, मेहनत है, उसमें कलर्स, उसमें स्ट्रोक्स, उसमें हर चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब जैसे कि ये टेबल आपके पास पड़ी है, दिस इज 3 क्रैकल इफेक्ट टेबल, इसमें 3 किस्म के क्रैकल इफेक्ट्स यूज हुए हैं, और हमने इसको क्रैक्ड बनाया है, लाइक इसकी क्रैक्ड सी लुक है। ये देखिए ना, यहाँ पे साइड पे भी क्रैक है, उसके ऊपर जो हमने पेंटिंग की है उसके ऊपर भी क्रैक है, साइडों पे भी जो है ना, तो हमने इसको जो है ना 3 किस्म का क्रैकल इफेक्ट दिया। इस टाइप की चीजें, इनमें बहुत मेहनत लगती है। ये पीस कैसा था इस शक्ल में ढलने से पहले? अच्छा, इट वाज काइंड ऑफ अ राउंड पीस, फिर उसमें लेग्स लगी हैं और फिर उसको पेंट किया गया। ओके, सिंपल सा पीस था ये, इट वाज अ वेरी सिंपल पीस। ओके, नाइस। और ये जो ऊपर आपने किया है, ये इस काम को क्या कहेंगे? इसको डिकोपाज एंड हैंड पेंटेड वर्क कहते हैं, और इसके ऊपर बस क्रैकल हमने क्रैकल इफेक्ट दिया। नाइस, जबरदस्त। तो जब कोई आपसे राब्ता करता है कि अच्छा हम चाहते हैं कि जो हमारा एक फर्नीचर का पीस पड़ा हुआ जो कि हम चाहते हैं कि अब रिवैम्प हो जाए, तो व्हाट्स द प्रोसेस? आप पहले पिक्चर्स मंगवाती हैं, फिर आप शेयर करते हैं आइडियाज, एंड देन यू नो जो क्लाइंट है ऑफ कोर्स उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल, सो उसके बाद फिर आप वो लेते हैं, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है? पूरा प्रोसेस में कम से कम भी हफ्ता लग जाता है, क्योंकि क्लाइंट जब कांटेक्ट करता है, फिर उसकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, वो आंसर करनी होती है, कभी कभार मीटिंग के लिए भी जाना होता है, और आई प्रेफर कि मेरे स्टूडियो आ जाएं तो ज़्यादा बेटर है, उनको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। फिर उनके साथ थीम डिस्कस होती है, और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या इसमें कारपेंट्री होनी है मज़ीद के नहीं होनी, और उसके बाद जाके फिर हम वो पीस मंगवाते हैं अपने स्टूडियो, एंड देन उसके ऊपर पेंटिंग और बाकी के सारे काम होते हैं। ओके, कोई ऐसा पीस जो कि आपने आपके सामने जब आया हो और आप भी थोड़ा सा ना परेशान हो कि इसको मैं क्या करूंगी, इसमें तो ये भी इशू है, वो भी इशू है, बट स्टिल आपने करना है, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट किया था आपने? एक बेड था जो कि ऑलमोस्ट 40 साल पुराना था। वो तुम्हारी एज का था सभी है ना, मेरी एज का। नहीं, वो तो बेचारी यंग सी है। तो वो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि वो एक तो इतनी भारी लकड़ी, और उसके बाद चिन्योटी लकड़ी थी, और उसके बाद फिर उसमें बहुत सारी फिक्सिंग करनी, फिर सबसे मुश्किल जो चिन्योटी लकड़ी का काम होता है ना, जो कार्व्ड वाला काम होता है, उसकी सबसे पहले जो हमने सैंडिंग और सारा पुराना पॉलिश, सबसे मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। जो जरा इतनी कार्विंग्स हुई होती हैं उसके अंदर, वो साफ करना बड़ा मुश्किल है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? मैंने सुना था कुछ लिक्विड होता है, उसमें आप डालते हैं तो वो उतर जाता है उसका पेंट और वार्निश और व्हाटएवर इट इज, डिपेंडिंग ऑन कि
कितनी मुश्किल वार्निश थी या कितनी मुश्किल पॉलिश थी पिछली, ठीक है। तो मैं तो हमेशा लगाती हूँ वो लिक्विड। वो बहुत डेंजरस और बहुत ही टॉक्सिक लिक्विड होता है, बड़े उसके लिए आपको टूल्स वगैरह पहनने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बगैर भी काम अगर हो सके तो हो जाता है, बस वो टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि उसके बाद हमने सैंडिंग प्रोसेस पे आना होता है। और सैंडिंग, जितनी कार्व्ड लकड़ी होगी उतना मुश्किल सैंडिंग प्रोसेस होगा, जितनी स्मूथ होगी यानी जितना फ्लैट सरफेस होगा वो उतना ही आसान होगा। अच्छा, कोई ऐसा पीस जो आपके दिल के बड़ा करीब है और जो देने को दिल नहीं किया कभी बना के, अगर ऑर्डर भी आया? अच्छा, वैसे सीरियसली मैं अपने पीसेस सारे खुद बनाती हूँ, ऑर्डर पे बना देती हूँ, लेकिन मेरा दिल होता है कि मैं अपनी चीज़ें खुद बनाऊँ, क्योंकि और फिर वो एक एक जो पीस है ना उसकी अपनी वैल्यू होती है। जब भी वो निकलता है ना तो एक दिल को कुछ होता है कि आई मेड दिस एंड ये अब जा रहा है, तो वो अलग अलग बात है कि ठीक है सेल्स आर गुड एंड ऑल दैट, बट दिल के करीब होती हैं वो चीज़ें। क्योंकि हर एक आर्ट पीस में आपने बड़ा इनपुट दिया होता है, बड़ा आपने दिल से बनाया होता है, बिकॉज़ इट्स ऑल क्रिएटिविटी जो कि आप उसमें लेकर आते हैं। बनाते हुए वैसे ही वो आपकी अटैचमेंट हो जाती है ना एक पीस के साथ, अगर आप दिल से बना रहे हैं और आप जरा दिल से काम करें, बिकॉज़ आर्ट इज समथिंग जो कि दिल के बगैर होता ही नहीं है। It's like that you leave your soul in a piece of your soul in it. Very true. तो आपके जो दोस्तें होंगी या फैमिली वाले होंगे वो तो बस देखते होंगे कि कब सबा आए और हम उससे कहें सबा ये पीस, वो बिल्कुल ऐसा ही है, फलाना पीस ठीक कर दो इसको। मुझे लगता है संभाल के रखते होंगे सारे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। सबका स्टूडियो कहाँ पे है? मेरा स्टूडियो बहरिया एनक्लेव में है। ओके, सो किसी ने राब्ता करना हो आपसे किसी भी इस तरह के पीस को रिवैम्प करने के लिए, तो हाउ डू पीपल अप्रोच यू? आई हैव अ वेबसाइट नॉस्टैल्जिया नेस्ट फर्निशेस के नाम से, और इसी के नाम से मेरा इंस्टा पेज भी है, एंड आई हैव अ व्हाट्सएप। तो ये है कि जिसने भी कांटेक्ट करना होता है तो मुझे उसके थ्रू कर देता है। एंड ये है कि विद इन द इस्लामाबाद रावलपिंडी तो देखें ऑब्वियसली काम हो जाता है, लेकिन आउटसाइड इस्लामाबाद रीवैम्पिंग वाले काम जरा थोड़ा टफ हो जाए। हम कुछ दिखा भी रहे हैं जी, हाँ कुछ पिक्चर्स भी हम आपके दिखा रहे हैं इस वक्त जो आपने काम किया, बल्कि इससे पहले जो एक पीस आया था वो भी बड़ा कोई डिटेल्ड वन था, और अभी कुछ और पीसेस भी हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। तो आप तो मेरा ख्याल है पूरा दिन रात बस इसी काम में मगन रहती होंगी। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वर्क 15 आवर्स अ डे, क्योंकि ये ऐसा काम है कि मैं वर्कर्स पे भी नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं रख लेते, तो आई एम लाइक कि जब काम ही मैंने हाथ से करना है, दिमाग से करना है, तो मैं कुछ चीज़ों के लिए तो देखें आप हेल्प हायर कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर सकते। प्लस आइडियाज़, फिर सिर्फ ये चीज़ें नहीं है, डिजिटल डिज़ाइनिंग एंड ऑल दैट, जितने भी आप ये पीसेस देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे डिजिटल डिज़ाइन मेरे अपने हैं, मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ। एंड देन डिकोपाज पेपर के ऊपर ये लगाते हैं, और जी बिल्कुल डिकोपाज पेपर जो बनाया जाता है उसका भी अपनी डिज़ाइनिंग होती है। सो ऑब्वियसली इसमें बड़ा टाइम लगता है, और ये आई हैव टू वर्क 14 to 15 आवर्स अ डे। क्या डिकोपाज जो है वो अब 14 to 15 hours a day? Yes. तो ये कैसे टाइम मिलता है ओवरऑल बाकी कामों के लिए? बस यही काम करते कुछ ना कुछ बट होता है ना फैमिली को टाइम देना एंड ऑल दैट, एंड देन जो कंसंट्रेशन और फोकस वाला काम होता है वो आपको थोड़ा सा जहनी तौर पे इंगेज करके थका भी देता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थका देता है। सो ऑब्वियसली ये चैलेंजिंग काम है, जैसे कि बहुत सारी औरतें ये करना चाह रही हैं, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड के फैमिली को भी फिर आपने उसी तरह मैनेज करना है, एंड यू हैव टू सी कि आपके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, फिर इस काम में आए, क्योंकि इसको टाइम देना पड़ता है इस सारी चीज़ को। डिकोपाज का ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आया आपको? जी बिल्कुल, अवेलेबिलिटी भी है उसकी डिकोपाज की और मटेरियल की? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में सब कुछ है, हम लेकर आए हैं, और ऐसा ही है कि हम और बहुत सारे जो अब ब्रांड्स काम कर रहे हैं, हम उनको अब छोटे छोटे ब्रांड्स ही कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मार्केट बनाई है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से। पहले तो ये सब चीज़ें बाहर से आती थी एंड दे वर सुपर एक्सपेंसिव। अब ये चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं, तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि बाहर के भी जो लोग हैं ना वो मंगाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जरा कम है ना। बिल्कुल, तो उससे बिजनेसेस भी बढ़ रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। वही बात है कि छोटे बेशक बिजनेसेस हैं, लेकिन कतरा कतरा करके जो है ना वो समुंदर। एब्सोल्युटली, सबसे बड़ी बात यह है इसमें सबा कि आप सस्टेनेबल अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं, बिकॉज देखिए हम रोज़ाना क्या बात करते हैं कि प्लांट मोर ट्रीज, और हम देखते हैं कि कितना वक्त लगता है एक पौधे को दरख्त बनने में, और हम जिस तरह से देखते आए हैं कि ट्री कटिंग फॉर फर्नीचर एंड वुड पीसेस, और हम ये बात करते हैं कि नहीं अब हमें इसको चेंज करना है, जो इतना ज़्यादा फर्नीचर ऑलरेडी मौजूद है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, बजाय ऐसे कि हम बार बार ये सबीन वाली सोच के चेंज कर लेते हैं फर्नीचर कूल नया फर्नीचर कंटेम्परेरी डिज़ाइन। ये एक बीमारी है वैसे
बहुत से लोगों में ये un- होता है सबीन कि हम obviously, चेंज करें, बट हाँ। हमें ये अप्रोच अब लेकर आनी है, हम इसको एडवोकेट भी Exactly. कर रहे हैं कि नहीं, इस फर्नीचर के साथ आपने जो अगर दिल कर रहा है चेंज करें, तो आप इस तरह से किसी आर्ट वर्क के साथ उसको चेंज कर सकते हैं, वो लुक भी चेंज हो जाएगी और नई लकड़ी भी नहीं आप लेकर आएंगे, तो ये बड़ा जरूरी है। सबा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी, कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी ला दे। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैनेज हो जाएगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। फ्रॉम नेस्ले। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग, विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर, नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। ले CAC 1000+, जो दे तुम्हें कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्गर बोन्स, क्योंकि पाकिस्तान में औरतों में अक्सर कैल्शियम की कमी पाई जाती है, जो खानों से पूरी नहीं होती। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग, विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। सिर्फ एक कप। खुद ही तो महंगाई महंगाई लगे रहते हो,
मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे। नहीं, आप देखेंगे। मुझे पता था। क्या करूं? इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग, विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+. Take care of yourself. तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। पाकिस्तानी नौजवान का आलमी एजाज, हम उसकी बात आज करने वाले हैं। फोर्ब्स 30 अंडर 13 फोर्ब्स एक आलमी मैगजीन और जिस तरह से वो रिकग्नाइज करता है बिलखुसूस डिफरेंट कैटेगरीज में, और पाकिस्तान में 18 साल की उम्र में यूथ जनरल असम्बली की बुनियाद रखने वाले फहद शहबाज आज हमारे मेहमान बन चुके। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में उनको इस कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया है, समाजी रहनुमा और यूथ कैटेगरी, यानी जो सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी होती है उसमें। और जिस तरीके से वो काम करते आए हैं और स्टिल जो काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज उनसे हम मुलाकात भी करते हैं, बात भी करते हैं, बिकॉज ही इज़ इन इस्लामाबाद एंड टुडे ही इज़ विद अस इन द स्टूडियो। लेट्स वेलकम फहद शहबाज। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। फहद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ग्रेट। सबसे बहुत बहुत मुबारकबाद जी आपको। ये देखें, रिकग्निशन जो होते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं, मुसलसल कर रहे होते हैं और उसमें रिकग्निशन मिलती है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 बहुत से नौजवानों का, क्योंकि देखें बहुत लोग काम करते हैं, ख्वाब होता है कि रिकग्निशन वहाँ पर मिले। तो जब आपको मालूम हुआ कि नॉमिनेट किया गया एंड देन यू गॉट टू नो, बिकॉज उसी दिन मालूम होता है कि नाम जब लिस्ट आउट होते हैं उससे पहले पता ही नहीं होता। व्हाट वर योर फीलिंग्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद का दूसरा दिन था और पहले दिन आपको पता है कि ईद उल अज़हा की जो थकावट होती है, उसके बाद में उस दिन जल्दी सो गया था। सही। और मेरी हमेशा से मामूल रहा है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मोबाइल पे सोशल मीडिया व्हाट्सएप की बजाय मैं सबसे पहले अपना ईमेल देखता हूँ। क्योंकि मेरे आजकल कुछ पोस्ट ग्रेड के हवाले से भी कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ एडमिशन्स के मामलात में। तो मैंने जैसे ही ओपन किया तो वो ईमेल मेरे सामने थी कि अनाउंस हो गया वह। और जब इसकी हतमी मरहले में हम अप्लाई कर रहे थे, आपको पता है कि इसके 2 मरहले होते हैं। पहले आपको कोई नॉमिनेट करता है और नॉमिनेट करने के बाद आप इसके बाद एक परफॉर्मा होता है जिसमें काफ़ी एक जामे सवाल पूछे जाते हैं। तो जब वो हमने जमा करवाया था तब ही यकीन था कि जब भी ये अनाउंस होगा तब ये मिलेगा। और देखें, इसके पीछे मैनिफेस्टेशन थी और इसके साथ साथ जो मेंटोर्स थे उनकी गाइडेंस थी। तो वो जो एहसास होता है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। पहले आप सोचते हैं कि आप इसको ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जब वो आ जाता है तो आप वो माजी की यादों में चले जाते हैं। सही बात। क्या यादें? माजी की यादें कि जब ये 2015 में इस काम का आगाज़ किया। हाँ। और 2015 से लेकर 2026 तक ये 11 साल का सफ़र था। गो कि इस दौरान मज़ीद रिकग्निशन मिलती रही। 2023 में लेडी डायना अवार्ड मिला और उस तरह से काफ़ी जो आलमी और फिर मकामी अवार्ड्स मिलते रहे। लेकिन ये कोशिश थी कि हर नौजवान की होती है जिसकी उम्र 30 साल से कम हो, कि जब वो 30 साल का होने वाला हो उससे पहले उसे फोर्ब्स की रिकग्निशन लाजमी मिले। एब्सोल्युटली। और आई थिंक ये वाकई एक
ये सोच वैसे यंगस्टर्स में होना बहुत ज़रूरी है कि आपने कुछ कर दिखाना है, और ना सिर्फ ये कि एक रिकग्निशन की अपनी एक सेटिस्फेक्शन हो, बल्कि ये कि मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है। 18 साल की उम्र में ये सोच कैसे आई आप में कि यूथ जनरल असेंबली इसको कायम करना है, एट द सेम टाइम बाकी यूथ को मोटिवेट करना है, बिकॉज उस टाइम तो आप अपनी थॉट्स खुद यूथ अलाइन कर रही होती है कि मैंने क्या करना है, गोल क्या सेट करना है, और उस दौरान दूसरों के बारे में उस तरह से सोचना, ये क्या ओवरऑल कैसे आपकी ये सोच बिल्ड हुई? देखें, दो चीज़ों की वजह से, एक तो रीडिंग की आदत थी और दूसरा जो पब्लिक स्पीकिंग। तो मैं जो सेल्फ डेवलपमेंट पे किताबें पढ़ा करता था गवर्नमेंट कॉलेज की लाइब्रेरी में, और गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ जो मेरे बाकी दोस्त थे वो फ़लसफ़ा पढ़ रहे हैं या तारीख़ पढ़ रहे हैं, तो मेरी हमेशा से कोशिश होती थी कि जो जदीद नॉलेज है उसको किसी ना किसी तरह से हासिल किया जाए। तो उस दौरान ये एक आइडिया है कि हम डिबेट करते हैं, तकारीर में हम बेस्ट स्पीकर बनते हैं, टीम ट्रॉफी उठाते हैं, लेकिन वो जो बातें करते हैं, पॉलिसी डिबेट करते हैं, उसका किसी तरह से कोई हासिल नहीं होता। और या फिर वो हम यूनाइटेड नेशन की एक मॉडल पे मॉडल यूएन करते हैं, मॉक पार्लियामेंट्स करते हैं, हमारे बिल्स बनते हैं, हमारी रेजोल्यूशन पास होती हैं, लेकिन उसके बाद वो डस्टबिन में चली जाती है, हमें बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिल जाता है। तो हमने इस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि तमाम लोग स्पीकर्स थे, तो हमारी कोशिश थी कि हम ये बातें गुफ्तगू में करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो अमली है, इसकी प्रैक्टिकलिटी है, वो जब तक ना होगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने तब यूथ जनरल असम्बली का आगाज़ किया। और देखें, यूथ के लिए काम तो हो रहा था, लेकिन यूथ को ले के काम नहीं हो रहा था, ये एक अहम चीज़ है। हमारे सियासतदान हों या हमारी एक अफसरशाही हों, ये जितना भी काम होता था वो यूथ के लिए ज़रूर इकदाम हर हुकूमत में कहीं ना कहीं होते थे, लेकिन यूथ को टेबल पर नहीं बिठाया जाता था। लेकिन जब हमने ये काम शुरू किया तो हमने देखा कि आगे चल के जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें भी नौजवानों को नुमाइंदगी देना पड़ी। फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल का आगाज़ किया। तो ये सारे जो थे समरात यूथ के लिए, ये यूथ जनरल असेंबली के जो इन हाउस सेशन थे वहाँ से शुरू होने वाली एक तहरीक थी। तो इन 11 सालों में जब जब ये नई चीज़ें मालूम हुई, जैसे आपने पीएम यूथ काउंसिल की बात भी की, जब जब कोई ना कोई ऐसा नया मामला सामने आया आपके कि बुनियाद जो रखी थी अब उसके समरात सामने आ रहे हैं और मज़ीद इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, कैसे महसूस हुआ और क्या सोच है अभी उसको, और किस तरह से आप समझते हैं कि बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा उसको इवॉल्व कर सकते हैं? देखिए जी, एक तो हम कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल के तहत पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ एंड एडोलेसेंट पॉलिसी एक लेके आ रहे हैं। इससे पहले सूबाई सतह पर मौजूद थी, क्योंकि आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का मजमून है, लेकिन वफाकी सतह पर पहली दफ़ा एक मुतफ़िका पॉलिसी आ रही है। और ये वो पॉलिसी नहीं है कि स्टेक होल्डर बैठेंगे, डेवलपमेंट पार्टनर बैठेगा, बल्कि इसमें जो हमारे तलबा हैं, जो चाहे वो अंडर ग्रेड के हैं, चाहे वो मास्टर्स के हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी इसके अंदर राय शामिल की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि 26 में जिस तरह से हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तरह से देख रहे हैं, और इसका आगाज़ तो गो के बहुत पहले हो चुका था जैसे सोशल मीडिया है, लेकिन पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभरा है। तो हम ये समझते हैं कि ये अभी जो बारिश का पहला कतरा है, आने वाले 10 सालों में तमाम महकमों के अंदर या तमाम वजारतों के अंदर जो भी डिसीजन हो रहे होंगे, क्योंकि आप जितने भी डिसीजन लेते हैं उसका ताल्लुक 65% यंगस्टर्स के साथ होता है। तो वहाँ आने वाले वक्त में आप देखेंगे जितने डिसीजन लिए जाएंगे वो ना सिर्फ नौजवानों के लिए लिए जाएंगे, बल्कि नौजवानों को साथ रखते हुए किए जाएंगे। वेरी ट्रू। आई थिंक पाकिस्तान के डायनामिक्स में हम किसी और मुल्क को इसलिए भी कॉपी शायद नहीं कर सकते बिकॉज हमारा यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है। तो आपने बड़ा अच्छा कहा कि यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो यूथ सेंट्रिक होंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी, बिकॉज ज़रा यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है। और अब ये देखें कि ना सिर्फ यहाँ पर यूथ और गवर्नेंस की बात से हट के अब एआई और सस्टेनेबिलिटी की बात होना ज़रूरी है। जो दुनिया में आईवी लीग में मजमून पढ़ाया जा रहा है, ऑक्सब्रिज में मजमून पढ़ाया जा रहा है, उसमें ये शामिल किया गया है कि एआई किस तरह से इंटीग्रेट हो, किस तरह से सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है। क्योंकि अब आप देखें कि जब भी कोई पाकिस्तान में कोई महकमा बन रहा है तो उसमें ESG की ज़रूर बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, और गवर्नमेंट भी अपने यंगस्टर्स को कहीं पर EI सिखा रही है। और मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स को खुद भी आगे आना है। ये EI सिर्फ ये नहीं है कि आपको चैट GPT पे आपने एक मैसेज को लिख लिया तो आपको समझ के आपको EI पे अबूर है। अब क्लॉट आ गया है, आप उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, नोटबुक LM आ गई हैं, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गो कि हम एक बात करते हैं कि EI जो है लोगों की नौकरियाँ खा गया, लेकिन उन लोगों की नौकरियाँ ख़त्म नहीं हुई जिसको ऑपरेट कर सकते हैं।
तो यंगस्टर्स को इस तरह के तमाम मामलात में हुकूमतें तो देखें कर रही हैं, लेकिन आजकल आपके पास इंटरनेट का दौर है, तो आप बहुत जल्दी ये चीज़ें सीख सकते हैं। और सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब तो एक क्लिक की दूरी पे होते हैं, आपने सिर्फ सर्च करना है, देन अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने। और ये भी नहीं देखना चाहिए सिर्फ कि पता नहीं कितने फेलियर्स होंगे, रिजेक्शंस होंगी, एंड आई एम श्योर आपको भी रिजेक्शंस फेस करनी पड़ी होंगी थ्रू आउट, बट आपने गिव अप नहीं किया होगा और आपने आगे बढ़ते रहे होंगे ओवरऑल। सो थोड़ा सा ये भी बताइएगा रिजेक्शंस कितनी मरतबा आपने फेस की ओवरऑल, एंड देन जाके ये जो इंस्पायर हो, क्योंकि अक्सर होता है ना हमारे यूथ बस हाथ रख के बैठ जाती है, पता नहीं हमें कौन सा मिलेगा, हम कौन सा अचीव कर सकते हैं, इस सोच के साथ ज़्यादातर लोग जो हैं वो अप्लाई नहीं करते किसी चीज़ के लिए। अच्छा देखें, जो मुझे चीज़ लगती है, मतलब मुझसे ज़्यादा बेहतर भी सोशल एंड यूथ डेवलपमेंट में काम करने वाले लोग मौजूद होंगे, लेकिन जो मुझे एक चीज़ लगती है वो लगती है मुस्तकिल मिजाजी और दूसरी सतह पे इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। बहुत सारे लोग होंगे वो ये सोच के नहीं कदम बढ़ाते होंगे, आपकी बात दुरुस्त है कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ये जो जिस तरह से हम फोर्ब्स की बात कर लेते हैं मिसाल के तौर पे कि ये शायद हमें ना मिले, क्योंकि जिस तरह से फोर्ब्स की जब हम इसकी एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे थे तो इस पर तकरीबन 15 से 20 दिन हमें लग गए थे, और कोई और होता तो वो शायद कहता कि जो ये जितनी चीज़ें हैं ये शायद हम AI या क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी तरह से, लेकिन वो जिस तरह से जो चीज़ें उसमें लिखी गई वो सब खुद लिखी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतर लोग हैं, टैलेंटेड भी लोग हैं, लेकिन यूथ में मैं जो मसला देख रहा हूँ, मैं 11 साल से यूथ के साथ काम कर रहा हूँ कि आइडियाज़ बहुत हैं और उन्होंने अल्टीमेट गोल्स भी रखा हुआ है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए एग्जीक्यूशन कोई नहीं है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या चीज़ आपको बेहतर बनाती है, तो मैं कहूँगा जी एग्जीक्यूशन। सोचे मत, वो कहते हैं कि डोंट थिंक, डू इट। तो आपको करने की ज़रूरत है। क्या हमारा नौजवान क्लियर है आज, फोकस्ड है, उसको पता है कि उसने क्या करना है ज़िंदगी में? मैं ये समझता हूँ कि आज की जो यंग जनरेशन है उसके पास प्रोग्रेसिव आइडिया ज़रूर है, लेकिन जो आज मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का दौर है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है। मिसाल के तौर पे आज उसे ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं कि जो वाकई में नॉलेज दे रहे हैं। अब बुनियादी तौर पे फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, नॉलेज लेना है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगा तब आप विजडम की तरफ आएंगे। और फिर हमने देखा है कि हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स, अगर हम पॉलिटिकल चैनल्स की बात करें तो वो हर 2 घंटे बाद एक ख़बर देते हैं जिसका कोई हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। तो नौजवान जब इस तरह की चीज़ों को फॉलो करेंगे और ऐसे प्रेसिडेंट सेट होंगे तो फिर वो जो एक मुस्तकबिल है वो कोई ख़ास हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि रीडिंग की ये हैबिट डेवलप करना, और इसके साथ साथ कोई भी ख़बर होती है, कोई भी आइडिया होता है, उसे 2 तरफ से परखा जाए। जब तक उसके कोई आपको 2 सोर्स ना मिल जाएं तब तक आप उस पर यकीन ना करें। और इसका अल्टीमेट जो हल है वो रीडिंग है, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, और अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव नहीं होगी तो आप किसी के जो सतही नॉलेज होगा, ठीक है, जो बिल्कुल भी ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स होगा, आपकी कोशिश होगी बस ठीक है इस पे यकीन कर लें, और आप उसको सही साबित करने के लिए दलील भी लेकर आ जाएंगे। वेरी ट्रू। जब आप किसी भी ऐसी गैदरिंग में बैठते हैं फाद, नौजवानों की ज़्यादा गैदरिंग में मोस्टली आप रहते हैं, नौजवान कहते क्या हैं, उनकी राय क्या होती है हालात को देखते हुए? बिकॉज देखें हम उस सिचुएशन में बहुत से नौजवानों को देखते हैं कि जो ज़रा सी बात पे या तो घबरा जाते हैं, या समहाउ हमने बहुत से नौजवान ऐसे भी देखे हैं कि जो बस कहते हैं कि बाहर जाना है, शॉर्टकट चाहिए, पैसा कमाना है, वो कैसे कमाना है, कंट्रीब्यूशन क्या होगा सोसाइटी में, उस पर बात कम, पैसा कमाना है, शॉर्टकट चाहिए, या समहाउ पता ही नहीं है क्या करना है ज़िंदगी में सिवाय इस बात के बस बाहर जाना है। सो आप भी ऐसे नौजवानों को देखते हैं, फिर व्हाट डू यू डू? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब से हमने सवाल करना छोड़ दिया है तब से हमारी जो यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जवाल की तरफ गामजन है। अब सवाल करना ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में दिलचस्पी रखता हूँ तो मुझे उससे मुतल्लिका मेंटोर्स बनाने होंगे, मुझे उनके पास जाना होगा। मुझे सिर्फ ये नहीं देखना कि मैंने सिर्फ गूगल से पढ़ा, किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ी और उसके बाद आके उसको अपने साथ रिलेट कर दिया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी एक प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो मेंटोर्स हैं, मुझसे आप पूछें तो अगर मैं कोई 20-30 जगहों पे काम कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग से लेके वकालत तक, तो मेरे हर शोबे में 10 से ज़ायद मेंटोर्स मिलेंगे। तो
मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पे कोई सवाल लगे, कोई आइडिया लगे, उसको लाजमी डिस्कस करता हूँ। तो नौजवानों ने एक तो पूछना छोड़ दिया है, और जहाँ तक ताल्लुक है ना यंगस्टर्स का बाहर जाने का, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बाहर जाना चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कोई बिज़नेस पढ़ना चाहता है दुनिया में, M7 में, किसी को आईवी लीग अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में मिलती हैं, कोई ऑक्सब्रिज में पढ़ना चाहता है, कोई यूरोपियन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, उसे लाजमी पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर उसे एक अच्छी नौकरी मिलती है तो उसे काम करना चाहिए, फ़ौरन रेमिटेंस में इजाफा होगा। और आप ये देखें कि अभी जो हमारे पाकिस्तान के वसाइल हैं, हमारे पास लोगों की तादाद ज़्यादा है, उनके वसाइल कम है। तो ये किसी ना किसी तरह से अल्टीमेट इसका हल यही है। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है कि जो नौजवान टैलेंटेड हैं वो यहाँ पर, क्योंकि हमने ना एक अपनी रविश अपना ली हुई है कि यहाँ पर यंगस्टर्स के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे सिफारिश कल्चर है। मैं ये समझता हूँ कि जो आज इस जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटी है वो इससे पहले जनरेशन के पास नहीं थी। आज आप कोई भी दुनिया का कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूट्यूब मौजूद है। आप इसके साथ साथ कोई काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है। आपको अगर मोबिलिटी के मसाइल हैं, अगर आपने घर से यूनिवर्सिटी जाने के भी मसाइल, उसके लिए भी गवर्नमेंट मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन उसको रिजॉल्व कर रही है। लैपटॉप दिए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट दिए जा रहे हैं, बैरून मुल्क रोजगार दिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन नौजवानों को थोड़ा सा टाइम निकाल के लैपटॉप में सही डायरेक्शन पे, और मैं इसमें थोड़ा सा समझता हूँ कि मीडिया को आगे बढ़ के किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जब मीडिया ये दिखाएगा कि ये फ़लाँ इस तरह से गाना गाता है और उसको तकरीबन घंटा घंटा दिखाया जाए और उसको ऐसे व्यूज़ मिले, और जब मीडिया ये दिखाएगा कि ये देखें जी ये व्लॉगर्स ने कहाँ से शुरू किया, आज कहाँ पे है, तो मेरे ख्याल में उन लोगों की कहानियाँ मीडिया को दिखानी चाहिए कि जो जिनका ताल्लुक स्टार्टअप से हो, जिनका ताल्लुक इल्म के साथ हो, जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं पाकिस्तानियत के साथ जुड़ा हो। तो जब हम ये चीज़ें दिखाएंगे तो वो नौजवान भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगेन इसमें पूरी सोसाइटी को कलेक्टिव रोल अदा करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है हर शोबे को इसमें ज़रूरत है ओवरऑल। एंड देन ऑब्वियसली जो हम ये कहते हैं कि मीडिया दिखाता वही है जो कि बिकता है, दिखता से जो लोग देख रहे होते हैं। तो ये भी एक सोच है। बट देन अगेन हम अगर देखें तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हैं जो कि चल रहे होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं, ऐसे स्टोरीज़ को हाईलाइट करें। सो वो भी लोग देख रहे होते हैं, और वो सोशल मीडिया पे अक्सर हमने देखा है एक्स पे ट्रेंड में होते हैं, वो ट्रेंडिंग पे चल रहे होते हैं। ख़वातीन की शमूलियत कितनी इंपॉर्टेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट पे अभी हमारी यंग बच्चियों के लिए आप ओवरऑल आपने कितना काम किया, अभी किस तरीके से उनको इंक्लूड किया जा रहा है, स्पेशली मैं रिमोट एरियाज़ की बात करूँ क्योंकि वहाँ पर हमारी बच्चियाँ बहुत टैलेंटेड है, उनको सिर्फ आगे लाने की ज़रूरत है। देखिए पाकिस्तान की 49% जो आबादी है ख़वातीन पर मुश्तमिल है। चाहे हम किसी भी शोबे की बात करें, पाकिस्तान में जब तक ख़वातीन की सियासी, मुआशी, आइनी और माशरती शमूलियत नहीं होगी तब तक ये मुआशरा नामुकम्मल है। और जहाँ तक यूथ जनरल असम्बली का ताल्लुक है तो हमारे पास 65% से तादाद ज़्यादा जो ख़वातीन की है। और इसमें ना सिर्फ मेन स्ट्रीम पंजाब बल्कि इसके साथ गिलगित बल्तिस्तान और फिर इसी तरह से आज़ाद कश्मीर, इंटीरियर सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ के लोग भी शामिल हैं। और अब देखें पाकिस्तान में एक तो मैं 2 इदारों का बड़ा जिक्र करूँगा कि उन्होंने एक मुतनासिब नुमाइंदगी दी। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल हैं, 110 मेंबर्स इसके होते हैं, और इसमें बलूचिस्तान से भी तकरीबन 10 ख़वातीन को लिया गया, इंटीरियर सिंध से लिया गया। तो जितने इसमें मेल हैं उतनी फ़ीमेल शामिल किए गए। दूसरा इसी तरह से चूँकि मेरा ताल्लुक़ शोबा कानून से है तो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल क्लर्क एक प्रोग्राम है जिसमें तमाम पाकिस्तान से लोगों को उठाया जाता है और हर जजेस के साथ 1 या 2 रिसर्च असिस्टेंट होते हैं। तो उसमें भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ये 2 इदारे काम कर रहे हैं और हर डिपार्टमेंट के पास, देखें पंजाब में करीबन 45 के करीब वजारतें हैं, वफाक में भी तकरीबन 25 से 30 वजारतें हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम वजारतों को अपने अपने इंटर्नशिप्स प्रोग्राम शुरू करने चाहिए और जिसमें आपने उतनी ही नुमाइंदगी देनी है जितनी नुमाइंदगी पाकिस्तान में है। ख़वातीन को 49 से 50% आप नुमाइंदगी नहीं देंगे। और ये देखें ये पाकिस्तान की एक साइलेंट इकॉनमी है कि वो ख़वातीन को अगर आप फ्रीलांसिंग सिखाएँ, ख़वातीन को अगर आप ई-कॉमर्स की तरफ लेके आएँ तो वो घर बैठे पाकिस्तान की मईशत के अंदर, और जिस तरह से हमने जो IT का हदफ पूरा करना है, ठीक है, बरामदात का,
वो सिर्फ इसी तरह से मुमकिन है जब तक हम ख़वातीन, और मैं इसमें अप्रिशिएट करूँगा पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन ऐड में वाज़े तौर पे लिखती हैं कि जो ख़वातीन आके पढ़ना चाहती हैं उनको तकरीबन वो 60% डे 1 से ही ऑफ करते हैं। तो अब ऐसे इदारे भी मौजूद हैं और ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो हालात हैं वो बदल रहे हैं और उसमें जो क्रेडिट जाता है इस जनरेशन को जाता है, और ये जो एक डिजिटल मीडिया पर आवाज़ उठाई जाती है तो इसका बहुत असर देखो उसका इम्पैक्ट है कि हुकूमत भी उस हिसाब से पॉलिसीज़ लेकर आती है, इदारे भी उस पर बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी होते हैं। आपने तो यूनिवर्सिटी की बात की, हम स्कूल लेवल से देखते हैं कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा हम इजाफा देख रहे होते हैं। फात थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, सो ग्रेट टू हैव यू अगेन, कांग्रेचुलेशंस। ये जो रिकग्निशन आपको मिली फोर्ब्स 30 एंड ये एक स्टेप होता है। आई एम श्योर कि आपने और भी बहुत कुछ सोच रखा होगा जिस तरीके से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।